हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे न्यूजीलैंड में 3 महीने पूरे हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं अपने इन 3 महीने के एक्सपीरियंस को मैं कवर कर सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसी 5 चीज़ों को कवर करने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप न्यूजीलैंड में आ रहे हो तो आपको ये 5 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो यहाँ का जो एजुकेशन है उसके बारे में मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एजुकेशन है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होता है और ज़्यादातर यहाँ की जो स्टडीज़ है वो कंप्यूटर पर होती है। तो एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप इंडिया से यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हो तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि MS वर्ड या पावर पॉइंट, ये सब तो आपको आना ही चाहिए। क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में देखा है कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनको कुछ कॉपी पेस्ट करना भी नहीं आता, तो उन्हें अभी बहुत ही स्ट्रगल हो रही है स्टडीज़ में। और जो दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप न्यूजीलैंड में स्टडी करने के लिए आ रहे हो तो 1 साल का कोर्स लीजिए, क्योंकि 1 साल का कोर्स ख़त्म करने के बाद आप सीधा वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 2 साल का कोर्स लोगे तो आपको दूसरे साल की फीस इकट्ठी करनी पड़ेगी और उसमें आपका खर्चा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। माना अपनी जेब से फकीर है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मैंने देखा है कि न्यूजीलैंड में जो कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि न्यूजीलैंड खुद कुछ नहीं बनाता, वो मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है वो ऑस्ट्रेलिया या चाइना या दूसरी कंट्री से मंगाता है। यहाँ पर कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं होता, तो यहाँ पर जो परचेजिंग प्राइस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि अगर आप रेंट पर रह रहे हो तो भी वो बहुत ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पर सब कुछ वीकली होता है, तो आपको सैलरी भी वीकली मिलेगी और आपका जो खर्चा है वो भी वीकली होगा। और ये मत समझना कि आप बहुत ही ज़्यादा पे कर रहे हो तो आपको बहुत ही लग्जूरियस लाइफ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर एरिया है वो सबब एरिया है। अगर आप सिटी में रहते हो तो वहाँ पर आपको 1-2 बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी, वरना अगर आप सबब एरिया में रहते हो तो वहाँ पर आपको इतना कुछ हाई फाई देखने को नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर जो खाना और रेंट है वो उसकी सबकी कीमत बहुत ही हाई है यहाँ पर कंपेयर टू अदर सिटी। पर इस बारे में मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पर स्टडी करने के लिए आ रहे हो तो ऑकलैंड के सिवाय दूसरी जो सिटीज़ है वहाँ पर आप स्टडी करने के लिए जाओ। वहाँ पर जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू ऑकलैंड। और ऑकलैंड में एक बुरी बात यह है कि ये मेन सिटी है, तो यहाँ पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है। पर एक फ़ायदा भी है कि अगर आप आपकी स्टडी ख़त्म करने के बाद ऑकलैंड से दूसरी सिटी में मूव हो रहे हो तो आपके PR के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अगर जॉब्स की बात करूँ तो अगर आपके पास यहाँ पर रेफरेंस नहीं है तो 99% चांसेस है कि आपको कोई भी जॉब नहीं मिल सकती। मेरे पास मेरी कॉलेज का रेफरेंस था तो मुझे 1 ही महीने में एक अच्छी सी जॉब मिल गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कैसी जॉब्स मिलती है स्टूडेंट्स को। तो बेसिकली यहाँ पर क्लीनिंग की या तो डिश वॉशिंग की या वेटर की या तो सबवे में आपको जॉब मिल सकती है। पर यहाँ पर ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स को लेबर वर्क ही करना पड़ता है। अगर पे रेट की बात की जाए तो यहाँ पर हर स्टूडेंट को पर आवर $15.75 का पे रेट मिलता है, जो टैक्स कटने के बाद अराउंड $13 उसके हाथ में आता है। पर ये सारी जो जॉब्स है वो मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए एक्सपीरियंस और बहुत कुछ। तो इस वीडियो से मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं करता कि आपको न्यूजीलैंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देश बाद में सुरक्षित होगा, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।